बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज कोशिश करेंगे हम कि सियासत के हवालों से दूर आज हम बात करेंगे कि कैसे मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करना है। हमने देखा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो खजाने के मिनिस्टर होते हैं वो तो तब्दील होते हैं, अलबत्ता मईशत के मामलात जूं के तू रहते हैं। दावे किए जा रहे थे सागदार साहब की जानिब से कि हम डॉलर 200 से नीचे लेकर आएंगे, पेट्रोल भी 200 से नीचे लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक मुल्क में सिर्फ सियासी अनसर्टनिटी चल रही है। फवाद चौधरी साहब भी गिरफ्तार हो गए, रहनुमा पीटीआई सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। अब बिजनेसमैन क्या सोच रहा है इस तमाम सिनेरियो में? इलेक्शन आईनी मुद्दा पूरा होगा, फिर होंगे इलेक्शन, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स अभी रुकी हुई हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि बिजनेसमैन क्या चाहता है, क्या सोचता है और आगे के उसके क्या प्लान्स हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है मरकरी इंडस्ट्रीज के आप सीईओ हैं आबिद मजीद मरकरी साहब, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। उनके साथ मौजूद हैं अनवर गो साहब, आप गो सिक्योरिटीज के सीईओ हैं, जानी मानी शख्सियत और लाइफ स्टाइल भी आप एफसीसीआई में देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया अनवर भाई आपका भी। उनके साथ मौजूद हैं आप टाइम्स ग्रुप के सीईओ हैं साजिद अली अब्बासी साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मोतबर नाम, बहुत शुक्रिया साजिद अली अब्बासी। सबसे पहले अनवर साहब, कैसे इकोनॉमी को बेहतर करना है? एफपीसीसीआई में तमाम प्रॉब्लम्स, अप एंड डाउन्स, रोना धोना सब चलता है। जो वजीर खजाना आता है, सारे आप लोग उसके साथ खड़े होते हैं और वो अच्छी अच्छी बातें करता है और चला जाता है। हल क्या? शुक्रिया शालिद भाई, पहले सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, हर टीवी चैनल पे इस वक्त जो है मौजूद गुफ्तगू जो है वो यही है कि इस वक्त जो हमारी फिस्कल पोजीशन है इंटरनेशनली वो कमरसम है और उससे निकलने के लिए जो है जो इक़दाम किए जा रहे हैं और करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि हमें हर चीज़ जो है बहुत देर में समझ में आती है। ठीक है। जब पानी सर से गुजर जाता है, हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन आप ये समझें कि अब जो है आईएमएफ के लोन के प्रोग्राम्स को रिज्यूम होने के लिए जो 9th रिव्यू होने जा रहा है, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो समझ गए हैं कि उसके लिए उनको बैठना पड़ेगा और ये कड़वा घूंट गले से उतारना पड़ेगा। उनकी उन ख़ास तौर पे उन बुनियादी पॉइंट्स पे जिन पे उनकी जो है रिजर्वेशन है आईएमएफ की, जिसमें खास तौर पे वो क्या आपको कहते हैं कि डॉलर जो है फ्री फ्लोट होना चाहिए, जैसे आपने देख लिया होने जा रहा है। उनका ये भी है कि जी आपके यहाँ जो है फ्री फ्लोट के साथ साथ जो है स्टेट बैंक जो है वो चीज़ों को जो है वो मार्केट के स्टांस पे छोड़ दिया जाए। तो अब अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो आईएमएफ जो है साथ साथ जो है आपको ये भी कह रहा है कि जी आपके पास जो इंपोर्ट की जो है मद में जो पैसों की शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास जो रिजर्व्स में कमी है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए जो आपको जो इस्लामिक डेवलपमेंट फंड्स ने इस वक्त जो है कुछ 4 बिलियन जो है हमें जो है वो जेनीवा के अंदर प्लेज करने के लिए जो है वो एग्री किया है, जिसमें तकरीबन 3 बिलियन से ऊपर जो है अमाउंट हमें कही है कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस ऑयल इंपोर्ट के मद में जो है आपको वसूल हो सके और तकरीबन 1 बिलियन आपके फर्दर जो आपका सैलाब की वजह से जो आपने जो तकलीफात से आप गुजर रहे हैं उसकी जो है रिहेबिलिटेशन वगैरह के लिए आप यूज कर सके। तो अब जो है आईएमएफ की जो शरायत हैं उनको मानने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है और उसमें जो है उनका ये भी था कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, आपकी ने जो इलेक्ट्रिसिटी को जो सब्सिडी दी हुई है उसे खत्म करें। तो इन सब चीजों पे आना होगा। अब देखें इन्फ्लेटरी प्रेशर जो है सिर्फ हम ये पूरा प्रेशर आम आदमी पे जाएगा, क्या आम आदमी इस पोजीशन में है? बिल्कुल नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। और हमारी यहाँ बदनसीबी है कि हमारे यहाँ ऑन बुक्स के जो लोग हैं वो एक ही बात करते हैं कि वो जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट है उसको डायरेक्टली इन्फ्लेशन से रिलेट करते हैं और इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेटरी प्रेशर है उसको डायरेक्टली जो है देखिए आप जो है मैं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन का जो है देयर इज सम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट इन द एग्जिस्टिंग कंट्री। अब हमारा इंटरेस्ट रेट आपको पता है 17% कर दिया गया है। आप बताएं कौन सी इंडस्ट्री सरवाइव करेगी जो 17 प्लस स्काइबर रेट पे जो है वो 20% पे जो है वो कौन सा बिजनेस है जो 40% का नफा दे के 20 आप कमाएं और 20 जो है वो बैंक को रिपे करें। तो अब ये सब चीजें हैं कि जिसके ऊपर जो है हमें जो है वो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टिल कैन फैसिलिटेट। जैसे आपने देखा भी हमारे 8,000
जो कंटेनर्स जो पोर्ट पे स्टक है, उसको गवर्नमेंट आखिर एग्री कर गई कि ठीक है जी, आप जो है इसके ऊपर ड्यूटीज, जो इसके ऊपर जो डैमेजेस हैं, जो ड्यूटीज हैं वो वगैरह ना दें, वो वेव ऑफ की जाए, और जो अपने डॉलर्स अरेंज कर सकते हैं या अपनी पेमेंट्स को जो 180 डेज पे ले जा सकते हैं, उसके लिए स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा कि आप जो है इंपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें। तो ये एक बहुत अच्छे इकदाम हैं, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या अज़ाइम है, कौन है इसके पीछे, कि हमें इस दहाने पे हमेशा ला के खड़ा कर दिया जाता है। यानी रबड़ जो है वो टूटने से पहले पहले अगर ईज ऑफ किया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त है, ये चीजें जरूरी हैं, इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। साजिद अब्बासी साहब, पहले मैं चाहूंगा कि इकोनॉमी पे आपका टेक ले लूं। हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान बड़े नाजुक मराइल से गुजर रहा है। अब हम सुनते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बस जी अब हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, हम नेपाल भूटान बनने जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसी कंडीशन है? थैंक यू साजिद भाई मधु करने का। अच्छा देखें, अभी अनवर भाई ने भी एक बात की कि कुछ स्टेप्स लेने थे जो कि इलास्टिसिटी खत्म होने से पहले लिए जाते हैं या मतलब ना लिए जाते हैं। दो तरीके हैं। एक तो शॉर्ट टर्म प्लान है। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान में ये है कि आपने ईज आउट करना है इस वक्त के मौजूदा हालात को देख के कि किस चीज को किस तरह हल किया जा सकता है, सोल्यूशन निकाला जा सकता है। दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान है जिसपे किसी की तरफ तवज्जो नहीं, बल्कि इवन शॉर्ट टर्म भी हमारे पास वो जो भी स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स टाइमली नहीं लिए जा रहे हैं कि 180 डेज की अगर कोई एलसी है तो उसको रिलीज किया जाए। क्यों हम डैमरेज में चीजों को मजीद रख के मजीद महंगा कर रहे हैं और उसके लिए बाद में एक पूरा फसाद खड़ा हो कि किस तरह से इसको हल करना है। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म प्लान्स से मेरी क्या मुराद है। हम बेसिकली क्या थे, एग्रीकल्चर कंट्री थे, ठीक है, फिर हम रियल एस्टेट कंट्री हो गए। रियल एस्टेट तो बेसिकली देखें, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक रियल एस्टेट एक इनमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं रियल, और उसके ऊपर जो भी चीज है, पत्थर है, फसल है, बिल्डिंग है, जो भी है वो स्टेट है हमारी। तो हमने अपने कंट्री के रियल एस्टेट को डाइवर्सिफाई करना होगा। हमें बिल्डिंग्स के साथ साथ एग्रीकल्चर को सोचना होगा, हमें इंडस्ट्री को सोचना होगा कि हम घर नहीं बनाए, हम एग्रीकल्चर को फरोग दें रियल एस्टेट सेक्टर में लाके, हम साथ में इंडस्ट्री के सेक्टर को फरोग दें। लॉन्ग टर्म प्लान में क्या करना होगा, जो हमारा डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसको बैलेंस करना है। तो आपको उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इन हाउस अपना जो फूड है वो पूरा करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करें। उस तरह की चीजों को के ऊपर तवज्जो दी जाए, फार्मर के लिए साथ बहुत सारी सहूलतें दी जाए, बिजनेसमैन को उसमें अट्रैक्ट किया जाए। सिर्फ फार्मर का काम नहीं है, बिजनेसमैन भी अगर चाहेगा लैंड एक्वायर करके उस पर एग्रीकल्चर अपना बिजनेस कर सकता है। दूसरा, इंडस्ट्री लगवाई जाए ताकि वो एक्सपोर्ट करे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो। वजह क्या है? ये जो इतने बड़े बड़े अकाबरीन मिनिस्टर्स बैठते हैं आके और फिर 5 साल का एक आईनी मुद्दा है, ये क्या कम है? ये क्यों नहीं चीजें सही? सर आप मुझे बताएं ना कि साजिद भाई आपकी कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है? एक पॉलिसी बनती है, 2-3 साल, 1 साल समझने में लगता है, फिर वो इंप्लीमेंट होने जाती है, तीसरे साल कोई और पॉलिसी बन जाती है। मसला पॉलिसीज का है। आप हमें लॉन्ग टर्म 10 साल प्लान दें, बिजनेसमैन को साथ बिठाएं, फार्मर्स को साथ बिठाएं, जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको साथ बिठाएं कि ये हमारी 10 साल की पॉलिसी है। कोई भी हुकूमत करे, इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, कोई ताल्लुक नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। इस पॉलिसी से, इस पॉलिसी पे हम फिर काम ना करें, लोग फिर काम ना करें तो फिर कहा जाए। देखें, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये रोज हम IMF से बात करते हैं, रोज इन्फ्लेशन होता है, रोज डॉलर बढ़ता है, रोज उसके लिए सोल्यूशन निकलता है, फिर डॉलर बढ़ता है, फिर सब कुछ होता है। ये तो होता रहेगा, हम डिक्लाइन करते रहेंगे। हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि आज से 10 साल बाद तो किसी बेहतर पोजीशन में हो, आज से 5 साल बाद तो किसी बेहतर पोजीशन में हो। वो पॉलिसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज डिवाइड है ना, तो जो इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है, चाहे सूबाई या वफाकी, उसमें मिनिस्टर तब्दील होते हैं हर हुकूमत में, वो क्या एंटरटेन नहीं करते तमाम जो? मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें मैं कोई प्लान लेके जाऊं, अनवर साहब लेके जाएं, मजीद साहब लेके जाएं, गवर्नमेंट को खुद पूरा सिनेरियो पता है कि उनको क्या चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी के आने से वो एंटरटेन करे ना करे, वो एक पॉलिसी लेकर आए जो पूरे पाकिस्तान के लिए हो, जो हर आदमी के लिए इक्वली, एप्पल टू एप्पल, उसके लिए सबके लिए कंपैरिजन मौजूद हो कि ये काम मैं करूंगा तो मुझे क्या फायदा है, मुल्क को क्या फायदा है। तो हमें उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है। चलें आबिद साहब, अब आपका टेक, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बीइंग अ टेक्सटाइल का आपका बड़ा काम है, बड़ी एक्सपर्टीज है और एक लेगेसी है, आप क्या कहेंगे इन हालात से कैसे निकला जाए? हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। लेकिन जहाँ तक टेक्सटाइल की बात है तो इस वक्त लास्ट 3 महीने वो तो बड़े अपसेट्स हैं, क्योंकि मुल्क में तकरीबन लास्ट 6 मंथ से जो 40% इन्फ्लेशन हुई है,
तो हम रॉ मटेरियल में भी हमें बहुत परेशानी है। फिर ये जो इंपोर्ट्स के इश्यूज हैं ये एक अलग परेशानी है। कंटेनर्स जो रुके हुए हैं, अभी 2-3 दिन पहले कुछ मामला हल हुए हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट इससे पहले जो 3-4 महीने हैं वो बड़े हम कब बनाएंगे, हमारी कौन क्योंकि कब रॉ मटेरियल क्योंकि हम बनाएगी? जो एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे गारमेंट्स गुड्स हो या कुछ और चीजें हो, उसका काफी चीजें इंपोर्ट ही होती हैं जो रुक जाएंगी, तो हमारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा। और जो लास्ट 6 मंथ का एक्सपोर्ट है वो बाकायदा नीचे आता जा रहा है, तो वो एक मुल्क के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। फिर साजिद भाई ने एक बात की कि पॉलिसीज, इनकी एक बात पे बहुत वजन दे सकते हैं कि हम कोई भी हुकूमत हो, सर्टन जो इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसको बनाए। आप एक ऐसा कर देंगे वो 10 साल तक चेंज ना हो, चाहे हुकूमत चेंज हो, बट एक जो बिजनेस पॉलिसी थी जिसपे पहले से एक एजेंडा किया जाए, डिफरेंट हुकूमतों को, लोगों को मिला के एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि उसको कंटिन्यू किया जाए। वो हुकूमत चेंज के बाद कोई ये पॉलिसी चेंज ना हो, ताकि एक विजन के साथ पॉलिसी बने, फिर उसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो कि वो 10 साल के लिए उसको लॉक कर दिया जाएगा भाई इसी तरह से चलने, ताकि हम एक रास्ते पे तो चलें। अब तो 4-5 साल एक हुकूमत आती है, फिर वो 2-3 साल समझने में लगाती है, 2-3 साल हम पिछले वालों की बुराइयों में निकालते हैं। अब वो सही है गलत है, वो जब तक रिजल्ट आता है दूसरी हुकूमत आ जाती है। अच्छा, आपको याद होगा, आप और हम यहीं पैदा हुए हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और आज तक नहीं है जब से पाकिस्तान बना। फिर उसमें इंडस्ट्रीज परेशान, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान, आम आदमी परेशान। ये मसला हल करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि सबको टैक्स नेट में लाना? साजिद भाई, सबसे पहले देखो, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, मगर इस वक्त हालात इतने अबतर हैं कि आप यकीन करें, हम सुबह फैक्ट्री पे जाते हैं ना, तो ना बिजली है, ना गैस है, ना मटेरियल है, किस तरह से फैक्ट्री चलाएं। आप यकीन करें, लेबर इतनी फारिग हो जाती है कि हमारे पास 30-40% काम भी नहीं है। लोकल इंडस्ट्री में जो महंगाई हुई है, एक्सपोर्ट के अलग इश्यूज है, लोकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 40% महंगी हुई हुई हैं। कैसे लेंगे लोग? अगर हम बना भी लेते हैं किसी तरह से तो बेचेंगे कैसे? देखिए, ये सब चीजें इशू है ना। रेवेन्यू हम कलेक्शन कहाँ से देंगे आपको? टैक्सेस, आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर मेरी इंडस्ट्री कमाई नहीं रही तो टैक्स कहाँ से देंगे आपको 6 महीने बाद जब हम डेफिसिट पे आएंगे? तो हर चीज इतनी शदीद महंगी हो गई है कि आप क्राइम रेट देखिएगा, अगले 4 महीने 3 महीने बाद रोडों पे जो लोगों का हाल होना है, अभी बहुत ज्यादा महंगाई है। क्योंकि तो इस पे चैम्बर्स की और जो एसोसिएशन है उनकी कितनी जिम्मेदारी हमारे है? साथ अनवर भाई बैठे हुए हैं, वो इन मसाइल। आबिद भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो टेक्सटाइल के आप देखें, इस वक्त एसोसिएशन वगैरह जो अभी बैठी थी, उन्होंने कल जो आपने ब्रेक डाउन देखा, उसके अंदर तकरीबन 100 बिलियन रुपीस का एक डे में नुकसान हुआ है टेक्सटाइल एग्रीड। तो इसमें आप लोगों ने अपनी वैल्यू एड क्या की? हुकूमत के आगे आपने ये परेशानियां नहीं रखी? बिल्कुल। देखें, हम जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी जब तक आवाज उठाता है, उसको एक रिदम चाहिए काम की, और उस रिदम के अंदर जब भी ब्रेक आएगा, तो जब तक वो आवाज देके पहुंचता है, अगेन ही इज गोइंग टू वेस्ट हिज टाइम। वो अपना फोकस जो है सिर्फ अपनी आवाज उठाने पे लगा है, 4 दिन पहले प्रोडक्शन पे लगा है। 4 दिन पहले जो कदम लिया है, कंटेनर्स को रिलीज कर दो, डैमेज नहीं लो, ये काम तो पहले भी हो सकता था। देखिए साजिद भाई, इस वक्त जो आपका जो रॉ मटेरियल है आपके पास, आपके पूरे मुल्क के अंदर टेक्सटाइल के अंदर जो है वो 18 मिलियन बेल्स की आपकी रिक्वायरमेंट है 20 बिलियन की एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करने की। उसके अंदर इस वक्त जो आपके पास डिस्ट्रक्शन आई सैलाब की सूरत में, उसमें आपने सिर्फ 5 बिलियन प्रोड्यूस किया, 4.5 समथिंग। उसके बाद वी आर शॉर्ट ऑफ अराउंड 10 मिलियन बेल्स। हम उसमें से तकरीबन 3-4 मिलियन बेल्स जो ऑलरेडी फाइन कॉटन की अमेरिका से इंपोर्ट कर चुके हैं। यहां तक कि सिर्फ यही नहीं कि अगर आप इसकी एक एग्जांपल ये लें कि अगर $1 का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है कॉटन की सूरत में, तो वो वैल्यू एडिड होके $4 में कन्वर्ट होता है। अब आप बताएं, जिस इंडस्ट्री का जो है वो तकरीबन सारा रॉ मटेरियल कॉटन से लेके जिप बटन से लेके फिनिश गुड तक जो है वो इंपोर्ट बेस्ड हो और उसके अंदर मुश्किलात का फेस करना हो, तो आप बताएं कि कैसे अपने इंटरनेशनल बायर्स को वो कन्विंस करे कि वो कहे कि भाई मैं आपको अगला ऑर्डर दूं। सो उसके हाथ से उसके बायर्स स्लिप हो रहे हैं। हम अपने बायर्स को जवाब नहीं दे पा रहे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, अपने नए ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे, यहाँ तक कि हम खुद ऑर्डर नहीं ले रहे, देने को तैयार हैं। अनवर साहब, खूबसूरत बात की। तो वो रॉ मटेरियल ये हमारी कौम कब बनाएगी, चाहे वो फार्मा से रिलेटेड हो? हम तो पहली बात है कि हम तो अल्लाह के शुक्र से माशा से अल्लाह से नवाजी हुई कौम है। हमें जो है ना गोद में जैसे दीन मिला, इसी तरह में गोद में जमीन मिली। क्या बात है। हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं बेसिकली बाय नेचर, ठीक है। हमारे पास जस्ट हमारे साथ ये है कि हमारे पास कभी सैलाब आ जाती है, कभी जो है प्रोडक्शन कम हो जाती है वसाइल कम होने की वजह से, तो हमारे पास कोई ना कोई आसमानी सुल्तानी मौजूद होती है, कभी IMF के सूरत में मौजूद होती है। अब IMF की एक और भी आपकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप अपनी ऑयल
की जो प्राइसेस है उसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ टैग करें। दे शुड नॉट बी कैप, जैसे अभी हम कैप हटाया है डॉलर से, अब ये 252 का जो है मार्केट में आज जैसा हमने देखा कि मूव कर रहा है ओपन मार्केट में, इंटर बैंक में 230 के अराउंड 31 के करीब ये मूव कर रहा है। तो और ये जो आज 12-13 रुपए जंप किया है, मैं कहता हूँ ये हो सकता है आपको 200 अभी भी जो है हवाला हुंडी के अंदर 280-285 पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जब आप चीजों को छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, मार्केट इटसेल्फ विल डिसाइड वेयर इट शुड बी। तो इसने आगे जाके अगर ऊपर जाके भी इसको अपनी एक्चुअल ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब जरा इंडिविजुअल हम इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है और कितना हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, या कि फिर किसी इंडस्ट्री को एमएनएसटी चाहिए। साजिद अली भाई साहब, 2018 में आप लोगों को एमएनएसटी मिली, तो जो आपसे शोबे से मुसल्लिक जितनी शख्सियात थी वो बड़े हैप्पी थे कि बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज का फ़ायदा हुआ, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होगी। अब क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हमारी, उसका ये हाल है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। यानी कोई भी जो 2018 की बात थी, आज उससे 150 टाइम्स, यानी कि जो चीज़ 1 रुपए की थी वो 2.5 रुपए की हो गई। 100 रुपए वाली चीज़ 250 में बनती है। तो जो उस वक्त जो एक कॉन्सेप्ट था लो कॉस्ट हाउसिंग का, वो इस वक्त कैसे पूरा हो सकता है? लो कॉस्ट हाउसिंग में जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही बढ़ जाएगी, फिर लैंड कॉस्ट ऐड करेंगे, तो हम किस तरह से एक लो कॉस्ट हाउसिंग कस्टमर को अपना ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं? एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो आप बात कर रहे थे रॉ मटेरियल्स की, कि रॉ मटेरियल हम कब बनाएंगे, हम कंट्री कब बनेंगे, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बोलता हूँ, जैसे हम सीमेंट बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ज़ाहिर है हमारे पास कुछ क्वेरीज थी, वो मिनरल्स और वो केमिकल्स मौजूद थे, वो पहाड़ मौजूद थे, प्राइवेट सेक्टर ने किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टील की बात करते हैं, स्टील में हमारे पास आयरन का पूरा मौजूद है और आयरन और भी मौजूद है। पाकिस्तान स्टील मिलती जो बैलेट बनाती और यहाँ पर स्टील बनता, तो कॉस्ट ऑफ स्टील कम होती, नहीं हो सका, वो बंद पड़ी है। आयरन और से तो कभी हमने आयरन ही नहीं निकाला, हम सब इंपोर्ट ही करते हैं, जो भी है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसके लिए। तो ये कॉस्ट कम की जा सकती है अगर इंडस्ट्री लगाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो जितना मैंने इस सारे सिलसिले को देखा है, जितना समझा है, अभी तक हमारे जो भी काम इस मुल्क में किए प्राइवेट सेक्टर ने किए। तो हम एक ट्रेड कंट्री बन गए, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में इसको कन्वर्ट करना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री लगने का कंट्री बने, मैन्युफैक्चरिंग हो। और एग्रीकल्चर हम बेस थे, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। ये सब मिलके रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, और से आएगा, मिनरल्स, मादनियात से आएगा, फिर वो यहाँ वैल्यू ऐड होके कहीं जाके एक्सपोर्ट होगा। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हमें समझना है, जिसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हम ना इंडस्ट्री को देख रहे हैं, ना हम अपने मिनरल्स को, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने बेशुमार पहाड़, टनों में, एकड़ों में इतनी क्वांटिटी में दिया है कि हम निकालते रहे सदियों तो नहीं खत्म होते। जिस तरह हम पॉलिटिशियन से कहते हैं कि जी कौम को हिसाब दें, आप कंस्ट्रक्शन से आपका ताल्लुक है, आप लोगों से हिसाब कैसे लिया जाए? लेट सपोज जो हम जिसे डिपार्टमेंट में कहते हैं जी जो काली भेड़ें, हम उनकी निशानदेही करेंगे। आम आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, लूट जाता है, क्योंकि वो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर कहती है ये हमारा नहीं है, तो वो बंदा कहाँ जाए? तो आप लोगों पे कितनी जिम्मेदारी है इस पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली रेगुलेट होता है ना बिजनेस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में। जब हम बिजनेस करने जाते हैं ना, तो 18 एजेंसीज के थ्रू एक बंदा प्रोसेस से गुजरता है। फर्ज करें कि कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो इंजीनियरिंग, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वैसे भी एफबीआर का एक एनटीएन तो लेना ही पड़ता है ना। जब भी कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आपने एक एनटीएन लेना है, एससीसीपी से कंपनी रजिस्टर करानी है, एक्साइज है, लेबर डिपार्टमेंट है, फला इस वेरियस नेम्स, पूरी लिस्ट है। सब लोग हमारे पास आते हैं, हम भुगत रहे होते हैं, आना जाना लगाओ। बिल बोर्ड लगते हैं जी, फला सोसाइटी आ गई, और फिर सर ये देखें, ये सवाल आप बिल्कुल, आप अक्सर आपका सवाल ये देरीना सवाल है, इसका मैं जवाब आपको इस तरह देना चाहता हूँ
अब वो मामला नहीं रहे। अच्छा, होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए 100%, चंद लोग हैं। ओके, क्योंकि उसकी वजह है अब जो है ना, ये हमारे पास सोशल मीडिया, इसने बड़ा चेंज कर दिया हमें। तो इस वजह से हम काफी सारी नॉलेज है, काफी लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। ठीक तो है। मैं ये समझता हूं कि वो अवेयरनेस की वजह से ये मामला कम है। इंशाल्लाह बाकी जो बचे हैं वो भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। चले अनवर साहब, आप मैं प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, इसे को आगे बढ़ाते हैं। और अनवर साहब, अब आपका टेक, अब आगे एक तो सोल्यूशन आपने बताना है कि हमने अब क्या करना है। 2023 में हमने कुछ इश्यूज पे बात कर ली जी, यहाँ से भी खतरा है, IMF ने भारी शराइत भी लगा दी, तवानाई सेक्टर में भी आम आदमी परेशान होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान होगा, हल बताएं जरा। देखिए, PM साहब ने जो है स्टांस तो ले लिया है कि हमने जो है 9th रिव्यू को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, और IMF की जो कुछ बेसिक बातें हैं, जो 6-7 पॉइंट है, उस पर वो एग्री भी कर गए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। ऑयल प्राइस को बाइंड करना, डॉलर को फ्री फ्लोट करना, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी खत्म करना, वगैरह वगैरह। अब जो है बात ये कहते हैं, आपकी मेजर इंडस्ट्री इस मुल्क की है टेक्सटाइल्स। ठीक है, ठीक है, टेक्सटाइल्स का जो है आपका एनुअल जो है वो एक्सपोर्ट है तकरीबन 20 बिलियन का। आपने इस वक्त जो है इस करंट फिस्कल ईयर के अंदर 6 महीने के अंदर आपने तकरीबन जो है अभी तक जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो तकरीबन 8.5। लास्ट ईयर सेम टेन्योर का जो है आपने 9.5। यू आर रनिंग शॉर्ट $1 बिलियन। आपने जो है टारगेट सेट किया है 23 का, और आप चल रहे हैं 16 के करीब एवरेज। तो आप 20 को टारगेट करके, 20 तो दूर की बात, कहीं आप 15-16 पे ना आ जाए। अगर इसी तरह पावर डिस्ट्रप्शन रही, इसी तरह के मसाइल अगर स्टांस नहीं ले गया, तो एक तो से पहली बात के जो है गवर्नमेंट ने जो है देखिए, इंटरेस्ट रेट का एक बहुत बड़ा रोल है। अब जो मामलात हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो डेफिनेटली एक धचका है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। ठीक है, और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इनके लिए तो खास तौर पे ये बड़ा धचका होता है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात होती है। जैसे इस वक्त एग्जिस्टिंग 17% हो गया है, तो ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट टाइम में जो है प्रॉफिट टेकिंग को कम करना होगा। हमारे सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ स्टेट्समैन की कमी है। हमारे यहाँ हर कोई इंडिविजुअलिस्ट है, मुफाद परस्त है। हमें चाहिए स्टेटमैन जिसको मुल्क के खातिर जो है कुछ साल, अगर इतने साल कमाया है तो 2-4 साल अगर आप ब्रेक इवन भी कमाते हैं तो कोई बात नहीं। आप देखें इस वक्त गौरव का बहुत सी ऐसी कंपनियां देखें, पाकिस्तान रिजर्व्स की वजह से बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई भी होती है, उसके जो डिविडेंड और प्रॉफिट्स वगैरह जाने होते हैं, उसकी मद में जो है उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है कि वो कहते हैं कि जी आप अभी ले जा नहीं सकते, कि अभी डॉलर जो हमारे पास शॉर्ट टर्म नहीं दे सकता, बाद में निकलवाइएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको फेस करना है। ठीक है, इस वक्त जो है स्टेट बैंक की बहुत बैंक्स को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि जी डाइस, केमिकल, रॉ मटेरियल रिलेटेड जितनी एलसीज हैं, एसेंशियल्स हैं, उनकी फॉरेन एलसीज खोल दी जाए हमें पूछे बगैर। तो ये वो इकदामात हैं जो लिए जा रहे हैं, बट देर है दुरुस्त है। जैसे मैंने आपको कहा, इट्स नेवर टू लेट, बट अगेन वी आर लिटिल लेट रनिंग ऑन द ट्रेन, एंड वी होप कि अल्लाह मियाँ जो है वो अल्लाह का साथ रहे। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारी इस वक्त जो आबादी है वो है तकरीबन 2017 के कंसेंसस के हिसाब से जो है 200 मिलियन। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास आबादी कितनी है टोटल। आज हमारी जो इस वक्त मार्च में अभी फिर सेंसस होंगे जी, डिजिटल सेंसस होने जा रहे हैं। कम से कम इलेक्शन नहीं तो सेंसस तो डिजिटल करा लो भाई, तो दैट इज गुड साइन। और तकरीबन अगर उसका भी 230-240 मिलियन एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स आएंगे, और इन नंबर्स के बाद हमें जो है कुछ समझ में आएगा कि हमें घर कितनों के लिए चाहिए, कितनों के लिए रोटी चाहिए, कितनों के लिए स्कूल चाहिए। देखें किसी भी मुल्क को जो है, आप देखें श्रीलंका, ये जहां पे आप एजुकेशन को बढ़ाएंगे ना। एजुकेशन की आपने बात की, कल इंटरनेशनली तालीम का दिन मनाया गया। प्रोविंशियल मिनिस्टर सरदार शाह का कहना था कि अभी भी सिंध में 40 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम। बिल्कुल सर, ऐसे देखिए आपका जो आबादी है उसमें से 30% सिर्फ शहरों में रहता है, 70% तो जो है वो रूरल में रहता है। और अभी भी हम खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे जो है वो स्कूलों के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एजुकेशन कम से कम प्रोवाइड करने की कोशिश करें।
एट पार, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो आपके 20 साल बाद आपके लिए एक स्किल लेबर की फॉर्म में खड़े होंगे। आपको पीएचडी नहीं चाहिए, आपको स्किल लेबर चाहिए साहब। आपको वो चाहिए जो मशीन चलाने के स्पेशलिस्ट हो, ना कि वो मास्टर हो जो सबको आपको पूरा साल ब्लैकमेल करता रहे कि मैं गया तो आपकी फैक्ट्री बंद साहब। चलें जी। आबिद मजीद साहब, अक्सर आपने देखा होगा हमारे पॉलिटिशियन हजरात जब जाते हैं दौरों पर, वहां कहते हैं जी फलां चोर, फिर कोई नई हुकूमत आती है वो जाता है वो कहता है नहीं जी मैं अच्छा था फलां चोर। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उस पर असर नहीं पड़ता कि यार ये कौन लोग हैं? साजिद भाई सभी एक दूसरे को कहते हैं, जैसे अनवर साहब ने कहा कि यार एक बन के कुछ सोचना होगा। साजिद भाई जो इंटरनेशनल इमेज हमारा बना हुआ है ना, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही खराब है। अभी एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो इस हालात से दो चार है ना कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो पहले तो आपका ऑर्डर लेना ही एक काम होता है, फिर उसके बाद आपके मुल्क में आप ऑर्डर लेके आते हो और इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है कि आप उनको कोई चीज़ टाइम पे दे नहीं सकोगे। अच्छा, ये सब चीज़ें उनकी नॉलेज में होते हैं क्योंकि उनके सब इधर कॉन्सुलेट जनरल इधर काम कर रहे होते हैं। आप जो बोलते हो ना मीडिया पे अच्छा बुरा, वो उनके लोग ये सब चीज़ों को नोट करके वहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज को भेजते हैं। तो हम जो यहाँ पे मीडिया पे जो बातें कर रहे होते हैं एक एक बात को सब पता है। तो हमारे जो भी लोग यहाँ पे जो भी बोलते हैं, चाहे वो अच्छा बोलते हैं चाहे बुरा बोलते हैं, उनको सब हालात का पता है। अभी जो हमारे एक्सपोर्टर्स को जो आगे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, पहले तो उनको ये ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको पता है गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, तो हमें किस बेस पे ऑर्डर्स देंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि हम इतने अनस्टेबल हो गए हैं इस वक्त कि हम बड़े ऑर्डर्स लेते हुए खुद हमारे लोग डर रहे हैं कि अगर हम ऑर्डर ले आते हैं तो हम इसको कल फुलफिल नहीं करेंगे तो हम आगे अपने आप को फेस किस तरह से करवाएंगे लोगों के। तो इस वक्त जो हालात हैं, मैं हुकूमत से ये कहूंगा कि पहले एक स्टेबल पॉलिसीज बनाएं, डॉलर्स का क्राइसिस को एक हद तक दूर किया जाए, ये जो कंटेनर्स का इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए, और जो इन्फ्लेशन आपकी महंगाई हो रही है, देखिए अभी तक हमारी लोग है ना वो पॉलिटिकल फैसले कर रहे हैं, कोई मुल्क की पॉलिसी के फैसले नहीं हो रहे। अभी जज्बात में फैसले होते हैं, फिर 4 दिन बाद हम उसको फैसला करते हैं, फिर 4 दिन बाद चेंज करते हैं, टाइमिंग आउट हो जाती है। अभी इतने सारे कंटेनर्स अभी बोलते हैं रिलीज कर दो, डैमेज नहीं लगेगा, तो आज भी तो आपको डॉलर्स की पेमेंट लेनी पड़ेगी ना, हफ्ते 10 दिन के बाद फिर वो डॉलर्स राइज होगा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इसमें लीडरशिप का फुकदान नहीं है? जैसे सिराज कासिम तेली साहब थे या एस एम मुनीर साहब थे, जुबैर मोतीवाला हैं, तो वो कितनी अहमियत है कि अगर वो कहते हैं ना उठाई जाए, अगर वो जीदार बंदा है बोलेगा आए जी मसला हल करें। साजिद भाई सब आवाज उठा रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, इतनी आवाजें उठा रहे हैं, ने आपको अनसुनी सुनी कर देनी है। तो आवाज तो इतनी उठाई जा रही है, बट ये है कि आदमी कितना कहेगा। अब सुन सुन के ना लोग सुन रहे हैं, कुछ अमल नहीं होगा। इतनी चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, अनवर भाई खुद 10 जगहों पे इन्वॉल्व हैं, मगर कहीं बात सुनाने में कमी नहीं है, सुनने में। ठीक है, तो साजिद साहब हल क्या है? आपने सुना कि हम लोग आवाज उठाते हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं है, तो फिर बिजनेसमैन ऐसा क्या करे? अब वो सड़कों पे तो बैठ नहीं सकता, वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके ठप करके तो बैठ नहीं सकता। कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है? और दूसरा जो मैंने आबिद साहब से पूछा कि जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, वो आप लोगों के लिए कितना खतरनाक है? देखें सर, हम ज़ाहिर है हमारा मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया आहिस्ता आहिस्ता, अब तो ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। जब आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, पॉजिटिविटी मुल्क से खत्म हो जाएगी, और एक दूसरे के ऊपर हमने सिर्फ लानतान करनी है, इसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। ठीक है, एक हद तक एक इदारा बना हुआ है अदालत, उसमें जाएं, उसमें फैसले करें। ये मीडिया पे बैठ के तो फैसले नहीं होने ना, पगड़ियां ना उछालें। हाँ, क्या किसको क्या होना है। बहरहाल इसके ऊपर भी एक बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कोई कहता है कि नहीं ये जी अभी फैसले करना जरूरी है, अभी इसको सही किया जाए। बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, या तो कोई इंकलाब ही आएगा जो हमारे मुल्क को ये जो सही ओवरसीज हैं वो डरता है इन्वेस्टमेंट करने से कि यार यहाँ तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे आबिद साहब ने कहा कि यार हम इन्वेस्टमेंट तो करें लेकिन हमें डर होता है कि यार ये डूब जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान के अलावा भी लोग तैयार हैं। हमारी बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ, बैंक्स के साथ दुनिया भर में कोलैबोरेट कर रहा होता है बिजनेसमैन। हमने भी की बहुत सारे लोगों से बात। जब हम वो करने के करीब आते हैं तो वो जो पॉलिसी है उसको इतने सारे डिपार्टमेंट से होके गुजरना होता है कि वो पहला स्टेप अगर पूरा कर भी लिया तो दूसरे स्टेप पे खत्म। तो जब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके जो इन्वेस्टर आ रहा है वो कहता है कि यार अगर 2 साल में ये फैसले भी नहीं करा सके, साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो आप आगे काम कैसे करोगे? सिंध हुकूमत का कहना है कि नूरियाबाद में हम लोग लैंड दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, आए जी आप इंडस्ट्री लगाएं। तो इंडस्ट्री तो लगाने में बात कर जाएगी। देखो आप बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, पहले भाई यहाँ की जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रही है, वो रोकें आप।
जो यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से देखिए, आएगी? हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये बात को आप नोट करें, क्योंकि जो आदमी यहाँ पे एक अच्छी नौकरी करता है, अगर उसको वहां से पेमेंट नहीं मिलेगी, वो बाहर चले जाएगा, वो काबिल आदमी है, वो बाहर जाएगा। ट्रू तो जी जी बाहर से साजिद फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते इस वक्त। जी। अच्छा, अब बात हो रही है कि जिसे आपने कहा कि मुल्क में बिजनेसमैन क्या करे। दो तीन हाल होते हैं, कुछ लोग होते हैं फाइटर होते हैं, किसी भी हालात में काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने देखा कि यार कोई फायदा नहीं होने वाला, 75 साल से यही देख रहे हैं, उन्होंने अपना बोरिया बस्ता और बाहर फेंका चले गए। और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जो ये बात कर रहे हैं हाँ। कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो जब आएगी जब हमारा जो बिजनेसमैन है वही जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है बहुत कि danger मैं है उसको मैं किस बात पे कॉस्टिंग करूं, मैं कैसे अपने बिजनेस की फीजिबिलिटी बनाऊं कि ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, A प्लस B प्लस C मिलके ये टोटल मेरा बनेगा और इतना इस पे प्रॉफिट और इतना टैक्स, तो मैं ये कारोबार करूं। कारोबार के लिए फिजिबिलिटी है ना, true. मैंने उसको देख के बनाना है। तो मुझे तो आज ये नहीं पता कि मेरे पास कल कॉटन कितने का मिलेगा, सीमेंट कितने का मिलेगा, सरिया कितने का मिलेगा, आटा कितने का मिलेगा। आप जुल्म देखें, जुल्म ये है कि सीमेंट की बोरी 1000-1200 रुपए की है और आटा 160 रुपए किलो है। उसकी 50 किलो की बोरी का वजन वो करें तो 5-7 हजार 8,000 रुपए की बोरी। बताएं। दिस इज द डिफरेंस। ओह। तो हम कहां करें, हम ये रेशो निकालें, यानी एक सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है, एक आटा जो डेली रोजमर्रा के खाने के लिए, इसका रेशो निकालें तो हमें पता होगा कि हम किस लेवल पर आके खड़े हो चुके हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आइटम्स है ना, उनको छेड़ना जो है ना, वो समझे आवाम को छेड़ने वाली बात है। दुनिया में चीजें जो है, अगर आप देखें $1 की पेप्सी अगर मिलती है तो वो 10 साल के बाद जाके $1.5 की बड़ी मुश्किल से होती है। और अगर वो ये भी तो है ना डॉलर्स में- अनवर गो साहब, जो गुड्स हैं तो मनमानी कीमत पे फरोख्त देखिए, होती सबसे है, बड़ा check तो and हमारे यहाँ balance जो नहीं मिडल है। मैन है ना, ट्रेडर, वो भी कोई कम जालिम नहीं है जी, मैं वो वही जो है कह रहा होर्डिंग था। करता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो चीज जितने से चल के रास्ते से चलती है हाँ। रुपए की, वो बाजार पे पहुंचते पहुंचते जो 10 रुपए की कर देता है, उसकी शॉर्टेज शो करके, और 100 चीजें जो है उसके अंदर जखीरा अंदोजी यार मुझसे तो राइट वर्ड यही है। लेकिन अब तो इधर मिडल मैन का रोल जो है वो बहुत ही मैं कहूंगा नेगेटिव रहा है। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि जब तक जो है आपको कोई आके खुद ठीक नहीं करेगा, जब आप अपने आप को खुद जो है थोड़ी सी, मैंने कहा ना स्टेट्समैन, आप जब तक मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे और अपनी जो है नफा को जो है थोड़ा सा रिड्यूस करके जो है कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलेंगे, इंडिविजुअलिज्म अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो है वो आगे जाना बहुत मुश्किल है। आप देखें दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान बहुत नीचे आता है। वन विंडो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दे दे के बिजनेस कम्युनिटी थक गई, लेकिन वन विंडो होने का नाम ही नहीं लेता। आज भी वन विंडो ऑपरेशन जो है वो ऑन पेपर है। 18-19 आपको ले लिए किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, आपको 10 जगह 10 दरवाजे खटखटाने। दुनिया के अंदर जो है आप एक फोन करें तो बैंक्स अकाउंट खोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब तो आपको जो है कनाडा स्टेट्स के अंदर जो है, मेरी अपनी आईटी की कंपनियां वगैरह हैं, आपको वो मिलना भी नहीं चाहते, वो फोन पे ही आपका अकाउंट्स डिटेल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। आपके पास ई साइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आपके घर पे ही आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह और बिजनेस अकाउंट खुल जाते हैं। वो कहते हैं वी डोंट वांट टू सी यू। बताएं साजिद, कब होगा पाकिस्तान ऐसा जो अनवर साहब कह रहे हैं? ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने देखा, कब देखिए जिस दिन हम इरादा कर लें इंडिविजुअल सोच से हट के, एक एज अ कॉम, एक स्टेट्समैन बन के हम सब इरादा कर लें, तो इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई 90 डेज प्रोग्राम कोई पार्टी आके देगी उससे हो जाएगा, नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि अगला टेन्योर 5 साल का अच्छा हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है ना जी बेहतरीन हो जाएगा, नहीं हो सकता। स्लोली ग्रेजुअली आएगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बनाएंगे। आपको अप्रूवल वन विंडो से मिलते हैं? नहीं मिल सकते, देखिए नहीं मिलते। वो अभी एक ही तरीके का है, आप उसको वन विंडो बनाएं। कितना दफा बता दिए, वर्ल्ड बैंक ने एक सॉफ्टवेयर आपको लगा के सपोज अगर आप एक ERP आपको अगर लगा के आप दे दिया, हम, लेकिन उसके बावजूद नहीं होता। साजिद साहब आप हम, क्योंकि हमें भी जब काम करवाना होता है तो हम फाइल गर्म करते हैं ना, यार जल्दी हो जाए, ठीक है 2 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे, चलो यार थोड़ा सा कुछ कर लो, है ना। तो ये सिस्टम हम खुद ही नहीं, जीरो टॉलरेंस नहीं देंगे भाई, इधर दो उधर दो उसको दो। ये कल्चर कब खत्म हो? हम तो इससे पहले कि वो कहे, हम खुद कहते हैं कि साहब हम ये सिस्टम खत्म किया जाए। बिल्कुल, हमारी अपनी पेशकश हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। देखिए बात ये है कि अब जो दुनिया चेंज हो रही है, जो अनवर भाई ने बात की, बहुत उसमें आप देखें कि आपको ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं है। अब तो चैट GPT आ गया है, आपके पास हर चीज इस पे मौजूद है। मुझे अप्रूवल लेने के लिए जाना क्यों किसी बंदे से मिलने जो मुझसे पैसे मांगे या मैं उसको पैसे दूं? ऐसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन डालें ऑनलाइन, हमसे अप्रूवल है। और दुनिया चेंज हो रही है, हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं हो रही है, हो चुकी है। यहां तक के हमारे जरा ये बता रहे हैं कराची में एक सिस्टम चलता है, वो सिस्टम काम करवाता है। और वो सिस्टम कौन सा है? कहते हैं वो सिस्टम ऐसा है
2 महीने आईफोन का काम, सिस्टम है, कोई 20 आईफोन में कोई 20 सॉफ्टवेयर दिन में इंस्टॉल आपका हुआ है, काम एक हो ऐप है, जाएगा। उस सिस्टम से होता है। तो इन सिस्टमों से कब जान छूटेगी हमारी? ये जिस दिन हम इरादा कर ले तो बिल्कुल छूट सकती है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि मुल्क को रूल करती है, इदारे जो मुल्क को चलाते हैं, उनको ये बैठ के फैसला बिजनेसमैन स्टेक होल्डर्स के साथ करना होगा कि नहीं, आज से हम इस तरह काम करेंगे और इस 5 साल में हम इस इतने बिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, आईएमएफ से जान छुड़वाएंगे, इतना फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे। ये सब क्यों नहीं हो सकता? जब मैं आपको बता सकता हूं और बाकी मेरे पैनलिस्ट और दूसरे बता सकते हैं, तो क्या मिनिस्टर को नहीं पता होगा? क्या दूसरे इदारों को, लोगों को नहीं पता होगा? हमसे ज्यादा ज़हीन होंगे वो इस बारे में। तो इस जहानत को सिर्फ जिस दिन इरादा करना है, जिस दिन लेके सबको बैठ जाएं, एक आदमी बैठ के चेंज नहीं कर सकता, एक टीम काम करती है, वो टीम चाहिए। तो टीम के लिए आपने एक अपनी टीम को बनाना है कि कौन सा, किस महकमे में, किस शोबे में, किस जगह पर एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज हायर करनी है। दुनिया एक्सपर्टीज की तरफ जा रही है और वो एक्सपर्टीज आपने इंप्लीमेंट करनी है। उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी है और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट देनी है कि आप नो टॉलरेंस पे, किसी भी किस्म की करप्शन पे, किसी भी किस्म के लॉस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, रूल निकालें। देखें, बहुत सारी जगहों पे आपको अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उसके एक्स्ट्रा पैसे लें, आप निकालें कि यार ये बाय लॉ है, इतना आप करोगे तो ये पैसे लॉ में ले आए। हाँ, लॉ के थ्रू आप एक चीज को एस्टेब्लिश करें कि भाई आपको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल चाहिए, इस प्रोटोकॉल के ये पैसे आप देखें ना, रिसेंटली आपका एनआईसी और ये आप एग्जीक्यूटिव ऑफिस से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इट्स फेयर एनफ, आपको जरूरत नहीं है, अगर आप सदर नहीं जाना चाहते तो आप क्लिफ्टन की ब्रांच में चले जाएं। ट्रू। आप जो है अपना डिफेंस की ब्रांच में आ जाएं एनआईसी के लिए। उससे पहले वहां वो एजेंट्स होते थे, वो अंदर ले जाके नंबर से हटके लगाते थे। तो आपने एक चीज को फैसिलिटेट करने के लिए देयर आर वेरियस वेज। अगर मुझे कोई अप्रूवल फास्ट ट्रैक पे चाहिए, मैं उसकी ज्यादा फीस दे दूं, मैं उसको उस प्रोसेस के थ्रू चला जाऊं और उसमें मेरे लिए एक एक्स्ट्रा फीस हो कि भाई मुझे फास्टली करना है तो ये फीस है। अगर तुमने नॉर्मल प्रोसेस से करना है, ये अगर उसके और भी कोई बीच में प्रोसेस बनाना है वो बना दें। बहुत खूबसूरत बात की। और कौम मायूसी में जा रही है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट जा रहा है। सोशल मीडिया पे बड़े ट्रेंड चलाए गए, ब्रेकडाउन हुआ, तो मायूसी कुफर है और हम हर मुश्किल दौर से निकले हैं। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड इसी ही की एक कड़ी है कि हम अपने बिजनेसमैन को कहते हैं कि ये मुल्क आपसे है, आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ की कौम आपको अप्रिशिएट करती है, आपके बिजनेस को अप्रिशिएट करती है, आपकी शख्सियत को अप्रिशिएट करती है। आबिद मजीद साहब, तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड सीजन 4 के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिर हम क्लोज की तरफ जाएं। भाई साजिद भाई, माशाल्लाह आपका ये 4था साल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह से इसको काविश की है, मेहनत की है और लोगों को जमा किया है कि हुकूमती सतह पे जो लोगों को रिकग्निशन नहीं मिलता, आप उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिर जो गुजर गए हम उनको भी याद रखते हैं, उनकी सर्विसेज को। फनकार हो, सनतकार हो, बिल्डर हो, हर टैलेंट को लाते हैं सामने और इस तरह से लोगों के सामने वो टैलेंट आता है तो इससे लोगों के अंदर एक हौसला अफजाई होती है और वो लोगों के अंदर नखार आता है। और मैंने एक बात और नोट की है कि जिस तरह से आपने 2-3 साल से परफॉर्मेंस दी है तो लोग आप पे एक एतबार भी करते हैं कि साजिद भाई जो लाता है वो लोगों को सही रिकग्निशन दिलाता है। तो मुझे लगता है कि इस साल जिस लेवल पे आप जा रहे हैं तो अल्लाह ने चाहा तो इसको और ज्यादा रिकग्निशन मिलेगी और मैं हुकूमत से भी इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका सपोर्ट किया जाए। और हम हुकूमत से सपोर्ट नहीं लेते कोई भी नहीं, मगर आपको अगर हुकूमत से सपोर्ट मिले तो और काम अच्छा हो सकता है। हम हुकूमत को बताते हैं कि हम देखें ये जिंदा दिल कौम है, हम खुद से करेंगे। लाइफ स्टाइल भी बहुत काम कर रहा है। आप क्या कहेंगे अनवर साहब? जी नहीं, माशाल्लाह से आपकी काबिश, कोई भी ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और जो काम कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, उसके लिए लाइफस्टाइल एफटीसी से हमेशा जो है उनके साथ सपोर्ट करता है और आपके साथ सेकंड ईयर के प्रोग्राम में हम 2021 में आप थे हमारे साथ, आपके साथ वी प्लान दिस प्रोग्राम विद यू। हम 2023 में भी आपको ले आएंगे इंशाल्लाह। साजिद अब्बासी साहब, वेलकम। तुमसे है पाकिस्तान सीजन 4 के लिए आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी आपने एक दफा ये बात की तो मैं कहता हूं कि तुमसे है पाकिस्तान जो है एक ऐसा टाइटल है जो हर आदमी अपने साथ उसका बैच लगाना चाहता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा आज फिर एक और, देखें ये सब हमें रिकग्निशन, जो भी आदमी काम करता है, घर में बच्चा भी कोई अच्छा काम करता है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, वो बेहतर हो जाता है। तो ये अप्रिसिएशन चाहिए होती है। अब ये अप्रिसिएशन देना भी हुकूमती इदारों का काम है कि अपने बिजनेसमैन को अप्रिशिएट करें कि आपने ये काम किए, ये वहां पर उस सतह पे भी नहीं किया जा रहा है। तो ये सारा काम ही प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। अपने हमें कम अज कम इस प्राइवेट सेक्टर को
के थ्रू ही एक प्राइवेट सेक्टर को एप्रिसिएशन देना शुरू की, और उन लोगों को जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई एनजीओज के रन करने वाले हैं, कोई सोशल इदारे चलाते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, कराची में बहुत होता है। बशीर फारूकी साहब को हमने अवार्ड दिया था 2020 बशीर में। फारूकी साहब एक बड़ा काम करते हैं, सैलानी वेलफेयर कितना जबरदस्त काम करती है। तो ये रिकग्निशन एक फूड फॉर अवर एक रूह की ग़िज़ा है। हमें एप्रिसिएशन से एक हिम्मत मिलती है कि हम और आगे बेहतर काम करें। बहुत खूबसूरत बात की। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।